हाफिज ज़ुबैरी साहब, दुनिया भर में अगर हम देखें तो 80 से 90 ममालिक हैं जहां पे आईनी जो अदालतें वो हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक मुअम्मा बन गया, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, बहुत ज्यादा शोर उठ रहा है हर जगह से कि जैसे खुदा न खास्ता अदालती निजाम जो खत्म होकर रह गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात नहीं, हमारा एक अपना अलग सिस्टम था। हमारा सिस्टम आज से नहीं है, ये 100 साल 150 साल से एक सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में। पहले हिंदुस्तान में, फिर उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ये आया हमारे यहाँ जो। और ये जो 1973 का आइन था, ये एक कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट था। और देखिए, जब आइन बनाया जाता है तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, बनाई जाती है। उसके बाद आइन में तरमीम जरूर कर सकती है असेंबली, लेकिन उसका बेसिक ढांचा चेंज नहीं कर सकती। हम इस आइन के तहत 3 डिपार्टमेंट्स थे। एक मुकन्नरा थी जैसे पार्लियामेंट, एक थी एग्जेक्टिव, और एक चैप्टर है पूरा अदलिया का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन आपने देखा कि इसको इन्होंने क्या किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, क्योंकि देखिए मेन मकसद था अदलिया को कंट्रोल करने का। क्योंकि एग्जेक्टिव को ये शिकायत थी कि जुडिशल ओवर रीच होती है, जो हमारे मामलात में इंटरफेयर करते हैं, और हमारे केसों के हमारे उनके जो केसेस होते हैं उनमें उनके हक में फैसला नहीं जाता, जो एक अच्छी बात होती है। एक आजाद अदलिया का यही काम होता है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब आप उसको कंट्रोल करना चाहते है अपने मकसद के फैसले, तो उसके लिहाज देखिए, अगर इस्लाहात का मकसद होता तो किसी को इसमें शिकायत नहीं होती। लेकिन मकसद क्या है कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसमें जो एक डिपार्टमेंट है, आपने एक अमेंडमेंट के थ्रू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दी, और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे लागू कर दी। मैं तो समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की अब ज्यादा पावर है एक सुप्रीम कोर्ट के जज से। और फिर उसके बाद आपने एक आईनी अदालत बना ली, और जिसके अंदर जो जजेस अपॉइंट किए हैं, देखिए वो जजेस आप जरूर कहीं बाहर से नहीं लाए, इधर से नहीं लाए। लोग कहते हैं जी वो यहीं से आए वहां से आए, इसमें ये भी इशू नहीं है। इशू ये है कि सदर वजीर आजम ने अपनी एडवाइस पे जो उन्होंने मुनासिब समझा उसके जज बना दिया। ने जुडिशरी का उसमें कोई इसमें शामिल ही नहीं थी। कंसल्टेशन जो पहले हुआ करती थी, कंसल्टेशन जो 1996 का कंसल्टेशन मीनिंगफुल होती है। शिकायत इसकी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया और एक नई अदालत बना दी, जो आपकी अदालत, जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। आज सिंध के अंदर क्या हुआ है, सिंध के अंदर वाहिद हाईकोर्ट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल पास किया है। उसके अंदर कहा है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगी सिंध हाई कोर्ट की, उसके अंदर जी वो जज अगर एक जज मना करेगा जाने का, वो रिटायर्ड हो जाएगा। यही उन्होंने वहां किया। फिर सबसे बुरी बात जो इस आइन के तरमीम के अंदर है कि पहले ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने में होता तो एक जज को इधर से उधर ट्रांसफर करते थे सजा के तौर पे। यहाँ इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 200 को करके कहा कि जी वो अब ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उन्होंने मना किया जाने से, ट्रांसफर होने से, तो वो फारिग हो जाएंगे, यानी रिटायर हो जाएंगे, डीम टू बी हैव रिटायर्ड। तो ये जज की देखिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आजाद अदलिया के लिए। एक होता है जज की कि कब रिटायर होगा, क्या उसका वो होगा, और सेकंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ साथ उसका होगा कि जिसको ट्रांसफर इधर उधर नहीं किया सकता उसकी मर्जी के बगैर। तो ये चीजें खत्म करके आपने इंडिपेंडेंस तो वैसे ही खत्म कर दी। अब ये अगर फर्ज करें मैं पैसे आपके खिलाफ दे रहा हूँ, और कल मुझे कर देंगे आप यहाँ सिंध से आपको कह देंगे जी कोयटा चले जाओ या लाहौर चले जाओ, तो इस तरह से तो नहीं होता ना। मतलब कि ये देखिए, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के खिलाफ होते हैं। उसमें जो पटिशंस होती हैं वो हुकूमत के खिलाफ होती हैं, या उनके हवारियों के, या उनके किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है। वो आपने आप भी उसमें पार्टी होते हैं, और आपने अपनी मर्जी की बेंच कोड बना के अपनी मर्जी की बेंच बनवा ली, जिसमें आपने अपने मर्जी के जजेस भी अपॉइंट कर दिए। सिंध से भी ले लिया, इधर से ले लिया। अब ऐसा हो रहा है, एक सवाल है मेरा, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ आती हूँ कि और भी हमारे यहाँ बहुत अहम तरीन ओहदे हैं, मतलब अहम तरीन ओहदों का अगर शुमार किया जाए तो 1-2 ओहदे मेरे जहन में आ रहे हैं, उनका तकर्रुर भी हुकूमत करती है जी। लेकिन देखिए जो हुकूमत करती है उनका तकर्रुर, क्योंकि वो उनके डिपार्टमेंट से कंसर्न होता है। देखिए ये मैं आपसे समझा रहा था, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। एग्जेक्टिव पावर, जो एग्जेक्टिव के सारे पावर होते हैं, एग्जेक्टिव उसमें अपॉइंट करती है। पार्लियामान आप इलेक्ट करते हैं, अगर फेयर इलेक्शन हो, आप उसको लोग चुनते हैं ना पार्लियामान को, तो एग्जेक्टिव तो नहीं चुनती। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो आप जानते हैं किस तरह के इलेक्शन होते हैं। कभी फेयर इलेक्शन शायद ही इस मुल्क में, कभी कहते हैं 1970 का हुआ था। लेकिन जुडिशरी के अंदर ये थोड़ी है कि एग्जेक्टिव बैठ के चुने उसका। क्या कल मैं बैठ के यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज चुन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या उस ओहदे पे कौन अपॉइंट होगा, या चीफ आर्मी स्टाफ कौन होगा? नहीं कर सकते ना सर। वो एग्जेक्टिव की साबित होती है, उनके डिपार्टमेंट होते हैं, एग्जेक्टिव के फंक्शंस होते हैं, जहां ये मकसद है। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी यहाँ खत्म हो गई है इस अदालत। पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब, एक बड़ा नाम, उनका मौके पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बड़ा यकीन रखते हैं, कहते हैं कि आइन ने पार्लियामान को इख्तियार दिया है कि वो आइन में तरमीम कर सकते, तो अपने हक को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो साथ ही फरमाते हैं कि जी जो वफाकी आईनी अदालत है उसके क़याम का फैसला वकला का नहीं बल्कि सियासी जमातों गया। ठीक है जी, सन 2006 को मेंशन किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के दरमियान एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, उन दस्तावेज पे जब दस्तखत हुए थे तो उसमें से एक मुतालिबा आईनी अदालत के क़याम का भी था, जिसपे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी दस्तखत थे। तो सर ये अब इतना ज्यादा सियासी मामला, ये फिर कैसे, अब जैसे वकला हैं वो भी इस पर तनकीद करें, लेकिन मेरा अब आपसे सवाल ये है कि जितने भी माहिर कानून हैं, जितने भी वकला हैं, अगर कल मैं एतजाज हसन साहब से भी गालिबन सवाल पूछ रही थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला याद होगा सबको, तो हम तो तब स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग शायद बड़े होंगे मुझसे, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि एतजाज हसन साहब ने बल्कि लीड किया था तो तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे। अब मैंने देखा कि 26वीं तरमीम के बाद भी कोई एहतजाज उस तरह का नहीं हुआ। अब 27वीं तरमीम भी हो गई, कल को 28वीं भी हो जाएगी, फैसल वाडा साहब तो कह रहे हैं उसके लिए भी तैयार हो जाएं। तो जब वकला ही उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, फिर हम लोग सिर्फ टॉक शोज में बैठ के बहस कर लेते हैं। रियासत साहब अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, आपसे भी इस पर जवाब लूंगी, तो आप इस फिर आप लोगों में भी तो डिवीजन है ना, जितने भी लोग कानून को समझते हैं, मतलब आप लोग ठीक है उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर बहस कैसी? ऐसी बात नहीं है, हमने 26वीं तरमीम का एक्सेप्ट नहीं किया था, मूवमेंट की हमने केसेस भी फाइल किए थे तो फिर 27वीं हो गई थे, लेकिन नहीं, वो तो हमें मालूम था होने वाली है, बट 28वीं भी होगी, मजा आएगा, बट 28वीं होगी। ये भूल रहे हैं ये लोग। आप कहते हैं मूवमेंट चलनी चाहिए, मूवमेंट हमारी चल रही है, मतलब अब ये जोड़ी होती है कि सड़कों पे निकला वो फैसला होगा, निकले या ना निकले, हमारी जुडिशियल लड़ाई जारी थी। लेकिन इशू ये होता है कि आप देखिए, आपको ये मतलब नहीं होता जो 2007 से आप वो करते हैं, उसमें तो और भी मुहर्रकात थे। अब मैं क्या आपके सामने ये सब बैठे जानते हैं कि उनके पीछे कौन, उसमें और किसके हाथ सपोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त, आपको याद होगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया था उस मूवमेंट को। अब तो बिल्कुल हम लोग वकील तो बिल्कुल रह गए, और हमारे वकीलों के अंदर जो अब भी तो पॉलिटिकल पार्टी बड़ा खुलकर सपोर्ट करती है आप लोगों को, ठीक है, नहीं, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का उसमें वकला भी बड़ी तादाद में मौजूद है। नहीं, उसको लीडर को बंद किया, उसका नाम आप लोग नाम ले नहीं सकते क्योंकि मीडिया भी आप। अच्छा, वैसे मैं इमरान खान ही कहती हूँ उनको, मुझे तो कभी किसी ने मना नहीं किया, ये वैसे इतना मामा बना हुआ नाम नहीं ले सकते, मैं तो हमेशा इमरान खान की बात करती हूँ, आज भी कर रही हूँ। आप कहते हैं, लेकिन देखिए आपने कहा, बाकी तो बानी है पीटीआई कि मैंने सुना है, मतलब शायद आप होंगी एक एक्सेप्शन, तो होते ही है ना, लोग हमेशा मौजूद होते हैं, तो उसूली लोग तो हर जगह होते हैं जैसे आप हैं। तो लेकिन देखिए इशू ये नहीं है, अब देखिए मामला ये है कि आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उन्होंने मीसाक जमहूरियत किया था, मीसाक जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, अगर वो उस तरह से उसको सुप्रीम कोर्ट को रखते हुए करते, अब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, वो भी हमारा अंग्रेजों वाला सिस्टम या उनके यहाँ है साउथ अफ्रीका, लेकिन उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में जाती है। ये यूरोपियन मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहा होता है, वहां तो सिविल अदालत, सिविल सिस्टम का, हमारा इंग्लिश सिस्टम पे कॉमन लॉ पे बेस्ड है, उनका कॉमन लॉ है होता ही नहीं यूरोप में। कहना कि जी 80 मुल्कों में, हम 80 मुल्कों नहीं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपने यहाँ आजादी सल्ब कर ली, उन्होंने वो तो नहीं किया। उनके जो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या आम कोर्ट होते हैं, उसमें जो भी वो अपॉइंट करते हैं, क्या वो ऐसे लोग, इंग्लैंड में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसे लोग अपॉइंट करते हैं जिसमें वो कंट्रोल करते हैं? ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो एग्जेक्टिव ने अपॉइंट कर दिया इन जजों को। दूसरी बात, 28वीं तरमीम आप अभी बात करी थी, 28वीं 29 30, अब तो कितना जो भी करना चाहे कर लें, क्योंकि पिछले जी सहूलतकार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो उनको प्लेट में दी कि 26, और एक पॉलिटिकल लीडर ने उसका कहा था अगर ये रिटायर हो जाएगा तो 26वीं तरमीम पास नहीं होगी। तो देखिए उन्होंने राजा करते जजमेंट को रिवर्स किया और ये अमेंडमेंट हो गई। फिर यहाँ अभी देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून, तो मैंने उस वक्त कहा था कि आप इनको पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात में दखल अंदाजी दे रहे हैं, पूरा उंगली दे रहे हैं, पूरा हाथ देंगे बाद में, और यही हुआ, आप देख लीजिए। लेकिन ये है कि अब मेन मसला आएगा कि ये पार्लियामान है जो खुद एक रबर स्टैंप है, इनकी अफादियत खत्म हो गई, उनको इस्तेमाल कर लिया गया, मेन पार्लियामेंट जुडिशरी को तो कंट्रोल कर लिया गया। अब इशू ये है कि इनकी अब अफादियत नहीं है। अब 28वीं तरमीम पे झगड़ा पड़ेगा। एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि हम किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। अब कहीं ना एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम को, मेन मकसद पाकिस्तान का प्रोविंसेस का आ रहा है, जो आप समझते हैं 28वीं तरमीम तो ये नहीं होगी, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट से थे, एनएफसी, क्योंकि हमारी जो सेंटर है वो बिल्कुल के पास पैसा नहीं है, सारा पैसा सूबों में चला जाता है। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि मैं हुकूमत नहीं चला सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ये जब रोल बैक होगा, क्या ये साइन करेंगे उस रोल बैक को? तो ये चीजें आ रही है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये देखिए, ये लोग खुद ये नॉलेज अपनी किया, एक वक्त ये आएगा जब इनको आजाद अदलिया की जरूरत होगी, तो फिर आप देखिएगा। आपको याद होगा जस्टिस सज्जाद अली शाह को आउट ऑफ टर्न शहीद बेनजीर ने बनाया था चीफ जस्टिस, आपको याद होगा, आप जरूर स्कूल में होंगी लेकिन आपको याद होगा। तो लेकिन पॉइंट इज दैट वही चीफ जस्टिस जो 3 साल पहले कहते हैं नवाज शरीफ के केस में कि एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर को आप डिसमिस करते हैं और एक पंजाबी को नहीं करती, लिखा हुआ है उन्होंने ये अपने जजमेंट में पैरा 75 में जस्टिस सज्जाद अली शाह मरहूम की।
उन्होंने 3 साल बाद जब उन्हीं के गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट लगारी साहब डिसमिस करते हैं शहीद बेनजीर की गवर्नमेंट को, तो वही चीफ जस्टिस जो आउट ऑफ टर्न बनाया था उन्होंने 3-4 जजों को सुपरसीड करके, वो अपहोल्ड करते हैं उनका डिसमिसल। एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर का एक सिंधी जज अपॉइंट करते हैं। देखिए ना, ये चीजें इस तरह नहीं होती। अब हमें क्या पता उसकी मुहर्रिकात क्या है। अब बार बार बात की जाती है कि नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, एक वजीर आजम को फांसी दे दी। भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उस वजीर आजम जिसको शहीद भुट्टो को फांसी दी, उसको हटाया किसने था पावर से? क्यों हुआ था उनके खिलाफ? सब ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ के साथ 99 में क्या हुआ था? एक क्यों हुआ था, उनकी हुकूमत को खत्म किया गया था, पार्लियामान को डिसमिस किया गया था, आपको याद होगा। वो क्या कोर्ट ने किया था? ये उसके बारे में कोई बात नहीं करते जी। उनको पनामा में निकाल दिया गया, उधर फांसी किसने दिलवाई थी आप जानते हैं? 3 बहादुर जजों ने डिसेंट किया था उस जजमेंट में। जो देखें, ये बातें कह देना, सब ब्लेम कर देना, जुडिशरी ने ये कर दिया, जुडिशरी ने कर दिया। कल आपको जरूरत होती है आजाद नजरिया की, और फिर यही जजेस आपके साथ जो करेंगे वो वक्त बताएगा। हो सकता है मैं और आप तो जाएंगे, हम लोग शायद ना हो, लेकिन आप देखिएगा।